Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 15th of July 2020. तो 15 जुलाई 2020 का कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, नॉट टेस्ट सीरीज, इट्स द रिवीजन सीरीज. दोज हु वांट टू जॉइन दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो. अभी 14 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, 13-14 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद साइंस एंड टेक. वी हैव फिनिश्ड आर्ट एंड कल्चर. सो आगे जो हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं. अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ डू शेयर इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. जो आज के क्वेश्चन से हम देख लेते हैं. आई हैव मेड द नोट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज परिवाला एंड तलवारा कम्युनिटीज समटाइम्स सीन इन न्यूज़ हैव इनहेबिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो परिवारा एंड तलवारा कम्युनिटीज इनमें से कौन से स्टेट में रिसाइड करते हैं? ऑप्शन आर ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी वेस्ट बंगाल या डी कर्नाटका. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी कर्नाटका. तो कर्नाटका में अभी इनको एसटी स्टेटस के लिए रिकमेंड किया गया था. तो परिवारा एंड तलवारा कम्युनिटी जो कि और एक सिद्धि कम्युनिटी भी थी जो कि ओके नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए थी, तो इनको एसटी कम्युनिटी के लिए दर्जा देने के लिए किया जा रहा था. ये न्यूज़ में थी. सेकंड क्वेश्चन इज उमियाम लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो उमियाम लेक इनमें से कहाँ लोकेटेड? ऑप्शन आर ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी जम्मू कश्मीर, डी मेघालय. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी मेघालय. मेघालय में लोकेटेड है. तो वहाँ पे जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत अभी जो स्टेट ऑफ मेघालय वहाँ की फर्स्ट साइट है जो कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न सर्किट के अंदर ली गई है. उमियाम साइट है आपका मेघालय में. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3 इज नैट पोलरेक्स 7. Nat Polrex 7 sometimes seen in news is what? Options are A, National Polar Residence Index launched by each Arctic Council member. Second is National Level Pollution Response Exercise conducted by Indian Navy. C, National Pollution Review Exercise conducted by Central Pollution Control Board. या D, none of the above. The correct answer for this will be D, none of the above. क्यों? Because it was the 7th edition of National Level Pollution Response Exercise conducted by Indian Coast Guards, not Indian Navy. वहाँ पे ऊपर हमने Indian Navy लिख दिया था तो आपको कंफ्यूज करने के लिए. So that is not the correct answer. Conducted by Indian Coast Guards and Services. Okay, so this was there in the Arabian Sea region near Mumbai. So ये आपको याद रखना है. So these were the 3 questions for you today. I hope you got clarity regarding these 3 questions. Okay. फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रल लिमिट्स द ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन स्कूल सेशंस. तो सेंटर ने लिमिट कर दिया है द टाइम पीरियड ऑफ ऑनलाइन स्कूल सेशंस. तो अब सेंट्रल ने क्या कुछ गाइडलाइंस दी हैं बेसिकली. तो उन्होंने कहा है स्कूल्स कैन होल्ड लाइव सेशन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 आवर्स पर डे फॉर क्लासेस 1 to 8. 1 से 8वीं तक की क्लासेस के लिए 1.5 आवर्स पर डे एंड 3 आवर्स पर डे फॉर क्लासेस 9 to 12. तो 9 से 12 के लिए 3 आवर्स तक ही वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं. दिस इज एज पर द प्रज्ञता गाइडलाइंस. तो उन्होंने सेंटर ने प्रज्ञता गाइडलाइंस के नाम में या लागे याद रखिएगा प्रज्ञता गाइडलाइंस के अंदर ये चीज़ निकाली है, प्रज्ञता गाइडलाइंस फॉर डिजिटल एजुकेशन. तो प्रज्ञता गाइडलाइंस अगर आपसे कोई पूछे कि किसके लिए निकाली गई थी, तो ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने प्रज्ञता गाइडलाइंस निकाली हैं. दीज आर प्रिपेयर्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT ने इनको बनाया है और बेसिकली स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि वो अपने स्टेट्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाएं, लेकिन ये ओवरऑल सजेशंस दे दिए उन्होंने. ठीक है ना. तो कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा टाइम पीरियड को. तो आप देख सकते हैं ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स बिटवीन 2 consecutive क्लासेस आर रिकमेंडेड. जो ब्रेक्स होंगे वो 10 से 15 मिनट के ब्रेक्स होंगे बिटवीन 2 consecutive क्लासेस. ओके, एंड टीचर्स आर रिकमेंडेड टू अडॉप्ट द एकेडमिक कैलेंडर ऑफ NCERT at ncert.nic.in/AAC.html. यहाँ पे सिलेबस दिया है, एकेडमिक कैलेंडर दिया है, तो उसको फॉलो करने के लिए कहा गया टीचर्स को. फॉर क्लासेस 1 to 8 not more than 2 sessions of online classes of 30 to 45 minutes each can be held. For classes 9 to 12 not more than 4 sessions of 30 to 45 minutes each can be held. Teachers are instructed to make students aware of cyber bullying also. Teachers को ये भी कहा गया है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको साइबर बुलिंग के बारे में भी बताएं. तो these are the important points in this news item. I hope you got clarity regarding that. Okay.
अब हम थोड़ा आगे मूव करेंगे तो एक न्यूज़ आज बहुत इंपॉर्टेंट आई है, ईयू इंडिया टू मीट ऑन रिज्यूमिंग एफटीए निगोशिएशंस। तो इंडिया और ईयू जो है वो एफटीए निगोशिएशंस के लिए मीटिंग करेंगे, ये वर्चुअल समिट होगा एक तरीके से। अब इंडिया और ईयू का ये बीटीआई है, जिसको ब्रॉड बेस्ड बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बोलते हैं, BTIA, ब्रॉड बेस्ड बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। ओके, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, तो याद रखिएगा इसको BTIA बोलते हैं, इंडिया और ईयू के बीच में। यूपीएससी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि BTIA किन दो कंट्रीज के बीच में है या किन दो रीजन्स के बीच में। तो इंडिया और ईयू के बीच का जो FT यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम BTIA बोलते हैं, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है इसको, ब्रॉड बेस्ड बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए बात चल रही है, दोबारा से इसमें पुश होने लगा है कि हम इसको करें। तो एक्चुअली ये जो टॉक्स हैं ये बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की, ये 2007 में शुरू हुई थी। दे स्टार्टेड इन 2007 बट स्टिल दे हैव नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट, अभी भी ये फाइनलाइज नहीं हो पाई है। इसके थ्रू होगा क्या कि इंडिया एंड ईयू एक्सपेक्ट टू प्रमोट बायलैटरल ट्रेड बाय रिमूविंग बैरियर्स टू द ट्रेड। जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन हो जाएगा तो जो बैरियर्स लगे रहते हैं वो बैरियर्स नहीं रहेंगे इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। बोथ पार्टीज बिलीव दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस एग्रीमेंट इज consistent with WTO rules and principles, would open new markets and would expand opportunities for both Indian and EU businesses। तो दोनों के बिजनेसेस को फायदा मिलेगा अगर वो दोनों अपनी इकोनॉमी को ओपन कर लेते हैं अंडर द WTO रूल्स। जो फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगते हैं वो सब बैरियर्स नहीं लगेंगे और जो इस तरीके की चीज़ें हैं ओपन हो जाएगी दोनों इकोनॉमी एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए FTA होता है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो एक दूसरे में फ्रीली ट्रेड कर सके ये सब चीज़ों के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट रहेगा BTI यानी कि बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जो इंडिया और EU के बीच में है, ठीक है ना। इंडिया EU FTA को यही बोलते हैं। मेडिकल टेस्ट नॉट नीडेड फॉर ट्रांस ID सर्टिफिकेट ड्राफ्ट रूल्स। अब क्या हुआ, अभी रिसेंटली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा बवाल किया था, उसके बाद हुआ ये कि यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता था ट्रांस पर्सन्स का, कि पहले आपको सर्टिफिकेट इशू करने से पहले आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, तो वो चीज़ अब रूल हटा दिया गया है। सो अ न्यू ड्राफ्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 आया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ड्राफ्ट अभी तैयार हुआ है, ड्राफ्ट तैयार हुआ है, फाइनल नहीं है। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020, तो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट रूल्स 2020 आया है एंड इट वाज पब्लिश्ड। एंड ये स्टेट करता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM जो होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वुड इशू अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कार्ड बेस्ड ऑन एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट जो रहेगा वो अपना एफिडेविट देगा और उसके बेसिस पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM जो रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट का DM रहेगा वो इशू कर देगा विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दैट विल बी इशूड विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज थी, ब्रिटेन बैन्स Huawei फ्रॉम फ्यूचर रोल्स इन 5G नेटवर्क। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ब्रिटेन ने क्या किया है, बैन कर दिया है जो Huawei नेटवर्क है उसको, 5G नेटवर्क को। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं पोर्टल से बता रहा हूँ न्यूज, तो मैं आपको एक बार पेपर में भी सारी न्यूज आइटम्स दिखाऊंगा, ठीक है ना। काफी अच्छा पेपर आज आया है आज का, और जो एडिटोरियल्स आए वो एक से बढ़कर एक एडिटोरियल आए हैं, तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे और पेपर में भी आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सी न्यूज हमने कवर कर ली है। एक बार लेट मी कंप्लीट दिस एंटायर सेगमेंट ऑफ न्यूज एनालिसिस, उसके बाद हम एडिटोरियल्स में जब आएंगे उसके पहले मैं आपको न्यूज दिखा दूंगा। तो ब्रिटेन ने बैन कर दिया है 5G नेटवर्क में Huawei के रोल को। Huawei चाइनीज कंपनी, आप सबको पता है। इससे क्या है, USA का जो एजेंडा था वो थोड़ा सार्थक हो रहा है। अब यूके ने क्या बोला, यूके ने बोला ये कि USA ने सैंक्शंस लगा दिए थे, जिस कारण से उनको इम्पॉसिबल हो गया था कि वो Huawei को 5G में काम करने की परमिशन दे दे। US threatened to sever an intelligence sharing agreement with the UK because of the concerns of Huawei equipment। तो USA ने कहा कि हम आपके साथ जो भी मतलब कि जो भी इंटेलिजेंस एग्रीमेंट है, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट है, वो हम सेवर कर लेंगे यूके के साथ, क्योंकि आप Huawei इक्विपमेंट यूज करते हो और वो जो है वो सेफ नहीं है। इस कारण से यूके ने कहा कि ठीक है हम उनको हटा देंगे। तो अब याद रखिए कि 2027 तक का टाइम पीरियड है, 2027 तक फेज आउट करना है Huawei को पूरी तरीके से यूके में।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा से आपके दिमाग में भी रहा होगा, आपको समझ में नहीं आता होगा कि 9 डैश लाइन है क्या एक्चुअली में। तो अभी न्यूज़ ये थी बेसिकली कि यूएसए ने जो 9 डैश लाइन और ये सारे जो क्लेम करता है चाइना आपके साउथ चाइना सी रीजन में, उसको बिल्कुल दरकिनार करते यूएसए ने कहा है कि आपका कोई क्लेम नहीं है, सब आप उल्टा सीधे फालतू बातें करते हो, आपका कोई क्लेम नहीं है। तो व्हाट इज दिस 9 डैश लाइन? तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली हुआ यह था कि 1947 में चाइना में एक मैप आया, चाइना के रीजन में एक मैप आया जिसमें कि उन्होंने 11 डैशेस दिखाए थे, 11 डैश दिखाए थे। और उन 11 डैशेस के अंदर उन्होंने क्या किया कि दो चार बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप हैं, जैसे कि वहाँ पे पैरासेल है, स्प्रैटले है, स्कारबोरो शोल है, इनको कवर कर दिया था। ये साउथ चाइना सी रीजन में इन्होंने 11 डैश दिखाए थे। बाद में उसके बाद जो झाऊ एनलाई प्रीमियर थे, उन्होंने 2 डैशेस को जो गल्फ ऑफ टॉनकिन रीजन में थे वो रिमूव कर दिए। तो टोटल जो डैशेस बचे वो 9 डैशेस बचे। तो याद रखिएगा पहले एक्चुअली ये 11 डैश लाइन था, कई बार इसमें 11 डैश लाइन या 10 डैश लाइन भी टर्म यूज होता है। तो 11 डैश लाइन था, फिर बाद में झाऊ एनलाई जो प्रीमियर थे उन्होंने 2 डैशेस को हटाए थे गल्फ ऑफ टॉनकिन रीजन में, तो 9 डैशेस बचे थे, ठीक है ना। तो यहां पे आपको यही वाली बात है कि ये 1947 का मैप था। फिर बाद में 1960s में वहां पे ऑयल और ये सब चीजें जब मिलने लगी तो फिर यहां पे जो चाइना के क्लेम थे या दूसरी कंट्री से क्लेम थे वो भी बढ़ गए। तो यहां पे दिखाता हूं मैं आपको एक बार 9 डैश लाइन वाला जो रीजन है, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये देखो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द 9 डैशेस ऑफ 9 डैश लाइन। यहाँ पे ये ताइवान के नीचे स्टार्ट हो रहा है, देखो। फिर यहाँ पे ये कंप्लीट इसको घेर रहा है पूरा, ये साउथ चाइना सी तो रीजन है पूरा, चाइना ये 9 डैश लाइन को क्लेम करता है। अब ये देखो, ये है पैरासेल आइलैंड, दिस इज पैरासेल आइलैंड, दिस इज स्कारबोरो शोल आइलैंड एंड दिस इज स्प्रैटले आइलैंड। तो ये भी याद रखना, ये सबसे ऊपर पहले आपको पैरासेल मिलेगा, देन स्कारबोरो शोल मिलेगा एंड देन आपका स्प्रैटले आइलैंड मिलेगा। तो ये पूरा रीजन जो है ये चाइना क्लेम करता है दैट इट इज देयर रीजन, एंड ये 9 डैश लाइन वाला रीजन है, पैरासेल, स्कारबोरो शोल एंड स्प्रैटले आइलैंड वाला रीजन है। एंड चाइना सेज दैट दिस कम्स अंडर द 9 डैश लाइन, जो कि 1947 में किसी मैप में उन्होंने दिखाया रहा होगा। तो ये एकदम वेग क्लेम है, ऐसा यूएसए का कहना है कि दिस इज अ वेग क्लेम। एंड जो 9 डैश लाइन है, कई बार इसको 11 डैश 10 डैश भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। सो दैट इज द थिंग व्हिच वाज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब ये जो क्लेम है, दिस क्लेम इनकम्पासेस द एरिया ऑफ चाइनीज लैंड रिक्लेमेशन नोन एज द ग्रेट वॉल ऑफ सैंड। तो इनको ग्रेट वॉल ऑफ सैंड भी, इस एरिया रिक्लेमेशन जो चाइना करना चाहता है 9 डैश लाइन के थ्रू, उसको ग्रेट वॉल ऑफ सैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड्स का नाम याद रखना, पैरासेल, स्प्रैटले एंड स्कारबोरो शोल। सबसे ऊपर ये आपको पैरासेल आइलैंड ग्रुप दिख रहा होगा, फिर स्कारबोरो शोल दिख रहा है, फिर आपको स्प्रैटले दिख रहा है। ये पूरा 9 डैश लाइन के अंतर्गत है। ये 9 डैशेस मैंने आपको दिखा दिए। अब यहाँ पे कई बार ब्रुनेई का भी क्लेम आता है, कई बार वियतनाम भी क्लेम करता है, क्या बोलते हैं कि हमारे ये जो रीजन है ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। चाइना बोलता है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो ये सारी चीजें, हमारे 9 डैश लाइन ही बोलता है वो तो खैर। तो ये सारी चीजें न्यूज में थी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब आईसीएमआर हैज कॉशन्ड ऑन इटोलिजुमैब एंड टोसिलिजुमैब। तो अब 2 दवाइयां हैं, आईसीएमआर उनके अगेंस्ट कॉशन ये कहा है कि ये कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है कि दीज ड्रग्स आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द मॉर्टेलिटी और रिड्यूसिंग द डेथ इन सीवियरली इल कोविड-19 पेशेंट। तो आईसीएमआर ने कहा कि देखो भैया, इटोलिजुमैब और टोसिलिजुमैब ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिसमें कि ये पता चले कि उन्होंने ये दवाइयां जो हैं ये रिड्यूस करती हैं डेथ को इन द सीवियरली इल कोविड-19 पेशेंट। सो बोथ दीज ड्रग्स, ये दोनों ड्रग्स हैं, दे आर लैब क्लोन्ड एंटीबॉडीज and they work at thwarting or reducing the rush of chemicals called pro-inflammatory cytokines. Okay, होता क्या है कि कोविड-19 के टाइम में क्या हो रहा है, साइटोकाइंस ऑटोमेटिक आपका इम्यून डिफेंस का रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इस जो ये कोविड-19 है उसमें हो रहा है साइटोकाइन स्टॉर्म। बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइंस रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड दिस यूजुअली हैपेंस एज एन एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसी को बोलते हैं एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा जो मौतें हैं वो साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण ही हो रही हैं, जो साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं उन कारण से हो रही है। तो एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। तो अभी बेसिकली वही है, टोसिलिजुमैब और जो इटोलिजुमैब है, दे आर बेसिकली द मेडिसिन जो कि आपके इम्यून सिस्टम में साइटोकाइंस के रिस्पॉन्स को मीडिएट करती हैं। एंड टोसिलिजुमैब जो है हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ यूज इन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर डिसीजेस, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में टोसिलिजुमैब का यूज हो चुका है। इटोलिजुमैब एक्यूट
सोरियासिस में यूज़ हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस पार्ट तो आपका हो जाता है। तो लेट मी शो यू द न्यूज़ आइटम जो हमने डिस्कस किए। तो पहले हमने डिस्कस किया सेंटर लिमिट्स ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन स्कूल सेशंस, ये हमने डिस्कस किया। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते गए। ओके, सो एडिटोरियल सेक्शन हम आएगा, अभी एडिटोरियल हम देखेंगे। इसके बाद हमने देखा, ओके लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, ICMR ऑन इटोलिजुमैब एंड टोसिलिजुमैब, ये देख लिया। ठीक है, ये दूसरी न्यूज़ हमने देख ली। फिर हमने देख ली आपकी EU इंडिया FTA निगोशिएशंस हमने देख लिया। ठीक है ना, ये भी देख लिया। तीसरी न्यूज़ भी हमने देख ली, इंपॉर्टेंट जो थी। फिर हमने देखा दिस न्यूज़ ऑल्सो, यस, USA रिजेक्ट्स बीजिंग्स क्लेम ऑन साउथ चाइना सी, जिसमें हमने 9 डैश लाइन के बारे में जाना था। देन ब्रिटेन बैन्स Huawei फ्रॉम फ्यूचर रोल इन 5G नेटवर्क, जिसमें हमने कि 5G का पूरा देखा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है ना, तो दीज वर द इंपॉर्टेंट। अब एक और न्यूज़ यहाँ पे जो फैक्ट वाइज है कि अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं उनमें 18% की GST की बात की जा रही है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कहा है। तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसकी गोवा बेंच ने कहा है कि जो आपके हैंड सैनिटाइजर्स हैं दे अट्रैक्ट अ GST ऑफ 18%। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 18% की GST अट्रैक्ट करते हैं। सो दैट दिस वाज द थिंग ऑल्सो। सो दैट इज इट फ्रॉम द न्यूज़ पार्ट। नाउ हम आते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। काफ़ी अच्छे एडिटोरियल थे आज के, बहुत प्यारे एडिटोरियल हैं। तो लेट मी शो यू द एडिटोरियल्स ऑल्सो कि कौन कौन से एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जो एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे उनमें से दीज आर द वन। तो हम एक तो हम करेंगे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, दूसरा हम करेंगे द स्टैंड ऑफ एंड चाइना इंडिया पॉलिसी डिलेमा, ये दूसरा एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एंड तीसरा हम करेंगे द नीडेड क्लियर टेस्टिंग डेटा। तो ये 3 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी फ्रॉम द नोट्स इटसेल्फ। पहला जो एडिटोरियल है वो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन इंडिया लूजिंग चाबहार प्रोजेक्ट। तो ये चाबहार प्रोजेक्ट जो हमने लूज किया उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि दिस इज एन लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से आर्टिकल स्टार्ट होता है। टॉपिक्स अगर देखें तो GS3 का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एक्सेट्रा। GS3 का टॉपिक है। और GS2 का टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये दोनों ही टॉपिक्स के अंदर आ सकता है। GS3 का टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी, जिसमें पोर्ट्स और रोड्स की बात होती है और रेलवेज की बात, और GS2 के टॉपिक जिसमें कि हमारे नेबरहुड रिलेशंस की बात होती है, बायलैटरल रिलेशंस की बात होती है, उसके अंतर्गत भी ये आ सकता है। तो अब सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि चाबहार का इंपॉर्टेंस क्या है। सो दिस चाबहार प्रोजेक्ट वाज साइंड इन 2003 एंड इट हैज़ अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशनली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ईरान टाइज। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये इंडिया ईरान टाइज के लिए। चाबहार न केवल हमको ईरान में एंट्री दे रहा था बल्कि हमको रशिया, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक एंट्री प्रोवाइड कर रहा था। वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था हमारे एनर्जी सप्लाईज के लिए, ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके बाद इंडिया वाज आल्सो गोइंग टू डेवलप द चाबहार टू जाहेदान, जो रेलवे लाइन थी वो हम डेवलप करने वाले थे, लेकिन ईरान ने ये कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डिले कर दिया और उसका डिसइंटरेस्ट दिख रहा था। इस कारण से उन्होंने ये प्रोजेक्ट वहाँ से हटा करके सेल्फ डेवलप करने के लिए उन्होंने ले लिया है ना। इशूज़ क्या क्या है। सो कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस बाय द ईरानियन साइड, जो कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस थे, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे थे बार बार बाय द ईरानियन साइड, वो पहला रीजन था। दूसरा डिलेड रिस्पांस फ्रॉम द इंडियन साइड, कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस हो रहे थे, पहला रीजन था इस प्रोजेक्ट के उसके जाने का। दूसरा डिलेड रिस्पांस फ्रॉम द इंडियन साइड वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। द मेन हर्डल वाज हैज बीन द फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज। तीसरा जो रीजन है वो है इंडिया का अमेरिकन पेनल्टीज से घबरा जाना। हमको अमेरिका ने कहा कि आपके ऊपर काटसा एक्ट के अंतर्गत हम एक्ट करेंगे, सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने ईरान से ऑयल लिया या ईरान के साथ आगे डील की। दो हम चाबहार पोर्ट में थोड़ा कंसेशंस ले सकते थे, फिर भी हम थोड़ा घबरा गए और डिले कर गए, स्लैक कर गए अपने काम में। और दिस वाज द रीजन व्हाई दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, कि हम अब कहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी में ऑटोनॉमस हैं, हम अपनी पॉलिसी में ऑटोनॉमी रखते हैं, बट दीज वर द मेजर रीजंस कि क्यों हम इस प्रोजेक्ट को नहीं आगे बढ़ा पाए। रिगार्डलेस ऑफ द रीजन, ऑथर का एंड कहना है कि रिगार्डलेस ऑफ द रीजन फॉर इंडियाज इनएबिलिटी टू जॉइन दिस रेलवे प्रोजेक्ट, द डिसीजन कैन ओनली बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। कोई भी रीजन हो, लेकिन जो चीज हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है द स्टैंड ऑफ एंड
चाइना इंडियाज पॉलिसी डिलेमा। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है अंतरा घोषाल सिंह के द्वारा लिखा गया है, एंड ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि चाइना का इंडियन पॉलिसी में भी काफी ज्यादा डिलेमा चलता है, ऐसा नहीं कि बहुत क्लियर कट पॉलिसी है। तो ये टॉपिक है, ये GS2 का टॉपिक है, इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है। अब लेट्स सी वन बाय वन कि किस तरीके से ये आर्टिकल बढ़ेगा। तो सबसे पहले ऑथर ने कहा कि किस तरीके से चाइना इंडिया को हैंडल करता है। तो देयर आर, एक जो ग्रुप है, देखो अलग अलग ग्रुप्स हैं चाइना के अंदर भी जो पॉलिसी के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो बोलता है टू डील विद रिसर्जेंट इंडिया, चाइना के जो हार्डलाइनर्स हैं वो 3 नो पॉलिसी सजेस्ट करते हैं। 3 नो, 3 नहीं, 3 नो पॉलिसी सजेस्ट करते हैं। पहला है नो वीकनेस, नो कंसेशन एंड नो डिफेंसिव डिफेंस। तो नो वीकनेस, नो कंसेशन एंड नो डिफेंसिव डिफेंस, इन अदर वर्ड्स चाइना शुड टेक ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू क्रैक डाउन ऑन इंडिया, दे शुड टेक द इनिशिएटिव टू हिट इट हार्ड वेन एवर पॉसिबल। तो हार्ड लाइनर्स बोलते हैं इंडिया को हार्ड हिट करो, जब भी मौका मिले, कोई भी जगह मत छोड़ो, जो भी मिले आप सीज कर लो, ठीक है ना। So in this backdrop, there is a renewed interest among certain sections of China, of the Chinese strategic community, to keep India under control by destabilizing the entire border region. तो वो कहते हैं कि पूरे border region को destabilize करके रखो। वो कभी कहते हैं कि take the initiative and attack and seize the territories. They suggest that कि weaken करो India को internally by supporting their Maoist, Naga, separatist, Kashmiri movements. तो ये सारे suggestions हैं जो वहाँ के hardliners देते हैं कि आपको कोई भी मौका मिले destabilize करने का इंडिया को तो आप करो, आप उनकी टेरिटरीज को सीज कर दो। 3 नो पॉलिसी बोला कि नो डिफेंसिव डिफेंस, नो कंसेशन एंड नो वीकनेस, ये सारे उसके सजेशंस हैं। देन उन्होंने कहा कि आप उनको इंटरनली वीक करो बाय सपोर्टिंग द माओइस्ट, नागा, सेपरेटिस्ट एंड कश्मीरी मूवमेंट। देन उन्होंने कहा कि आप क्रिएटिंग टेंशन अराउंड द अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम द मैकमोहन लाइन फ्रॉम अक्साई चीन रीजन इन द वेस्ट। तो अक्साई चीन पूरे रीजन को बिल्कुल हमेशा आप उसमें रखो। तो ये सारे सजेशन दिए जाते हैं बाय द हार्ड लाइनर्स, जो हार्ड लाइनर्स है वो ये सजेशंस देते हैं, ठीक है ना। बट सम पॉलिटिकल थिंकर्स आर क्रिटिकल ऑफ दिस अप्रोच, लेकिन वहां पे भी दूसरा ग्रुप भी है जो इस अप्रोच का क्रिटिकल है। वो ये कहता है कि ये चीज क्या, बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला गया है कि अगर आप इस तरीके से उनको परेशान करोगे सो दिस विल रेज द नेशनलिज्म इन इंडिया, दिस विल रेज द नेशनलिज्म इन इंडिया। जो लोग ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, इंडिया को ये ऑलरेडी डिवाइडेड ग्रुप मानता है, ये ग्रुप मानता है कि इंडिया डिवाइडेड है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बॉर्डर में इस तरह की टेंशन क्रिएट करोगे, इफ यू विल ट्राई टू डिस्टेबलाइज देम लाइक दिस, देन दिस विल यूनाइट देम मोर, दिस विल यूनाइट them and this will raise the nationalism feeling in them. Okay, तो ये चीज यहां पे ऑथर ने कही है कि अगर आप उनको इस तरह से करोगे तो this will further raise the feeling of nationalism in them. और ये ग्रुप ये बोलता है कि आपको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करना है, मतलब रिलेशंस शुड नॉट बी डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। ऐसा डैमेज मत करो कि फिर उसका रिपेयर ना हो पाए, बिकॉज दिस विल लीड टू एंटी चाइना, जो इमोशंस है वो और ज्यादा हावी हो जाएंगे। प्लस इंडिया माइट गेट इनटू अलायंस विद अदर नेशंस लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जो एक एंटी चाइना जो एक फलक्रम है उसका एक मेंबर बन जाएगा इंडिया, एंड दैट विल नॉट बी गुड, क्योंकि अगर सारी कंट्रीज एक हो गई तो चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। दिस दे नो, ये पॉलिसी वो सजेस्ट करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इवन मिलिटरीली दे सजेस्ट दैट इंडिया इज अ नेशन विद स्ट्रांग मिलिटरी कैपेबिलिटी। तो उनका ये भी कहना है कि ऐसा भी नहीं कि आप इंडिया कोई छुई मुई है, जो दूसरा ग्रुप है उसका ये कहना है कि इंडिया कोई छुई मुई तो है नहीं कि आप चाहेंगे तो उनको डिस्टेबलाइज कर देंगे, आप चाहेंगे तो उनको मारेंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे। सो व्हाट दे से इज दैट इंडिया इज कैपेबल मिलिटरीली, उनके मिलिटरीली भी वो कैपेबल है, ऐसा नहीं कि वो वीक है। एंड इफ चाइना हैज एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन, ठीक है, चाइना के पास एडवांटेज है कि साइकोलॉजी का, इक्विपमेंट का, लॉजिस्टिक्स का, सारी चीजों का, लेकिन इंडिया के पास भी डिप्लॉयमेंट का, सप्लाई लाइन का, प्रैक्टिकल वॉर एक्सपीरियंस का, टोपोग्राफी का एंड क्लाइमेट का, इन सब का बेनिफिट इंडिया को भी काफी ज्यादा जाता है। तो ऐसा नहीं कि मिलिटरीली भी वो वीक है, तो मिलिटरीली ऑल्सो दे आर नॉट वीक, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ। सो व्हाट दिस ग्रुप सजेस्ट, अब ये ग्रुप क्या सजेस्ट करता है? ये ग्रुप सजेस्ट करता है कि चाइना शुड स्ट्राइव टू मेक इंडिया रिट्रीट विदाउट अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको रिट्रीट करना भी है इंडिया को तो विदाउट अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना है। दूसरा, चाइना साइमल्टेनियसली कैरीज आउट स्ट्रेटजी ऑफ वीकनिंग इंडिया इंटरनली बाय लेवरेजिंग इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। ओके,
तो इंडिया के जो सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनका फायदा उठा करके आप उनको और डिवाइड करो, उनको यूनाइट मत होने दो। दूसरा उन्होंने कहा कि आप अपने रीजन्स को स्ट्रांग रखो, जैसे तिब्बत वाले रीजन को सिक्योर रखो, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाले रीजन को स्ट्रांग रखो, ताकि चाइना जो है वो इंडियन ओशन रीजन के रूट्स को सिक्योर कर सके, ग्वादर पोर्ट को सिक्योर रखो, ठीक है ना। इसके अलावा चाइना के स्ट्रेटजिस्ट का ये कहना है कि आप वॉर मत करो, वॉर जीतने से अच्छा है खुद को ऐसी कंडीशन में ला लेना है कि वॉर से भी चेंज ना हो पाए, तो ऐसी कंडीशन में खुद को लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज व्हाट दिस है। तो इसीलिए ऑथर ने कहा है, फाइनली ऑथर का जो वर्ड है वो ये है कि ऐसा नहीं कि देयर इज अ क्लियर कट पॉलिसी ऑन इंडिया, दे ऑल्सो हैव पॉलिसी डिलेमा। उनके पास भी ये डिलेमा है कि किस तरीके से इंडिया को ट्रीट किया जाए, किस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो ये चीज ऑथर ने इस आर्टिकल में बताई थी, द पॉलिसी ऑफ इंडिया चाइना पॉलिसी, ये फॉरेन पॉलिसी डिलेमा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। तीसरा जो आर्टिकल है वो है नीडेड क्लियर टेस्टिंग डेटा, नीडेड क्लियर टेस्टिंग डेटा, दिस इज एन आर्टिकल थर्ड। ये टॉपिक है GS2 का, इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ। तो हेल्थ रिलेटेड जो टॉपिक है वो GS2 का टॉपिक है, इशूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ का टॉपिक है। GS3 में भी आप इसको ले सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो काम है ही इस आर्टिकल में। तो ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के लिए। ICMR में रिसेंटली ICMR ने दिल्ली वाले रीजन में रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग को अलाउ कर दिया है। रैपिड एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग 30 मिनट में रिजल्ट दे देती है, ठीक है ना, 30 मिनट में रिजल्ट दे देती है। लेकिन ICMR का ये जरूर कहना है कि अगर कोई टेस्ट निगेटिव आ रहा है रैपिड एंटीजन टेस्ट में, इफ द टेस्ट्स आर कमिंग निगेटिव, देन यू हैव टू क्रॉस चेक और क्रॉस वेरीफाई दैट फ्रॉम द RT-PCR टेस्टिंग। तो ये आपको याद रखना है कि RT-PCR किट से आपको उसको अप्रूव जरूर कराना है अगर कोई टेस्ट निगेटिव आता है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट अलाउड तो किया है नो ICMR और एम्स के कहने पे, लेकिन का ये भी कहना है कि अगर ये फेल होता है तो आप मतलब आपका निगेटिव आता है तो आप उसको दोबारा टेस्ट करो RT-PCR से, ठीक है ना। द रैपिड किट्स आर टू बी यूज्ड अक्रॉस इंडिया इन कंटेनमेंट जोन। तो कंटेनमेंट जोन में इंडिया में यूज करने के लिए अलाउ किया गया है, ठीक है ना। द मैन्युफैक्चरर क्लेम्स सेंसिटिविटी, अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं रैपिड आपके एंटीजन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग के, वो कहते हैं ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब एबिलिटी टू टेस्ट ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विद डिसीज, सेंसिटिविटी इसकी अच्छी है 84.4% की, एंड स्पेसिफिसिटी मतलब एबिलिटी ऑफ द टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिसीज, ये 100% है। स्पेसिफिसिटी मतलब जिनको नहीं है उसको तो 100% ये पता कर लेता है, ठीक है। तो अब ऑथर ने ये दो टर्म्स दे दिए, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अब इसके लिए प्रोसीजर ये होता है कि इसमें नासोफेरिंगल सैंपल लिया जाता है। नासोफेरिंगल सैंपल मतलब कि टेकन फ्रॉम द पार्ट बिहाइंड द नेजल कैविटी विच फॉर्म्स द अपर थ्रोट, नेसल कैविटी के पीछे अपर थ्रोट से इसका सैंपल लिया जाता है और इस किट को मेंटेन किया जाता है टेम्परेचर 2 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट। अगर ऑप्टिमल रिजल्ट चाहिए तो 2 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपको ये किट मेंटेन करनी चाहिए। तो ये ऑथर ने कुछ इसके तो पॉइंट्स बताए हैं। अब ऑथर ने कहा है कि इसमें क्या हो रहा है, जो निगेटिव टेस्टिंग उसके लिए ICMR ने ये कहा है पहले तो कि आपको RT-PCR टेस्टिंग से कंफर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इसमें लोग कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल्स को उनको ट्रेनिंग एक्सपर्टीज होना जरूरी है, क्योंकि नासोफेरिंगल सैंपल की जगह वो केवल नेसल सिक्रीशंस का सैंपल ना लेके चले जाएं। मतलब अगर आपके पास प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है तो आप नासोफेरिंगल सैंपल्स नहीं ले पाओगे। दैट इज अनदर थिंग विच इज एन एक्सपर्टाइज डोमेन का एक काम है वो, ठीक है ना। ICMR हैज टोल्ड, ये मैंने आपको बता दिया। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि जो सजेशन दिया कि दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ब्रेकअप ऑफ एग्जैक्ट डेटा वो प्रोवाइड करें। ब्रेकअप ऑफ एग्जैक्ट डेटा अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो इससे पता चलेगा कि कितने टेस्ट जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो कितना एक्यूरेट है, कितना जितना क्लेम है उतना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोई निगेटिव आ जाता है तो उसका दोबारा टेस्ट होता है, तो ये डेटा तो आप दो ना कि कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने रैपिड एंटीजन में निगेटिव आए लेकिन बाद में RT-PCR में पॉजिटिव आ गए, कितने लोग ऐसे थे जो रैपिड एंटीजन में भी निगेटिव आए और बाद में भी निगेटिव आए, कितने लोग ऐसे हैं जो सिम्टोमैटिक तो थे, एसिम्टोमैटिक कितने लोग थे जिनको टेस्टिंग किया गया, कितने लोगों का मतलब ये सारा डेटा का ब्रेकअप जो है वो डिमांड कर रहा है। जो ऑथर है उसने कहा कि ये आप डेटा दोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से रैपिड एंटीजन टेस्ट कारगर है या नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर नहीं तो कितना नहीं है। अब एक यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट का भी कंसेप्ट ऑथर ने दिया है। तो ये पॉजिटिविटी रेट का कंसेप्ट क्या है?
पॉजिटिविटी रेट इज अ मेट्रिक दैट मेजर्स द एक्चुअल पॉजिटिव केसेस ऑफ टोटल टेस्टेड इन अ गिवन रीजन। पॉजिटिविटी रेट मतलब होता है कि कितने एक्चुअल इन्फेक्टेड थे, कितने एक्चुअल पॉजिटिव केसेस थे आउट ऑफ द टोटल टेस्टेड इन अ गिवन रीजन। अब जो WHO है उसका ये कहना है कि इफ द पॉजिटिविटी रेट इज लेस देन 5%, अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है फॉर 14 डेज, देन द रीजन कैन बी क्लासिफाइड एज हैविंग गुड टेस्टिंग। तब उस रीजन को आप कह सकते हैं कि हाँ गुड टेस्टिंग है। मतलब कि अगर ये पॉजिटिविटी रेट, मतलब कि जो पॉजिटिव आने का रेट 14 दिनों में 5% से घट जाए, मतलब कि जो टोटल टेस्ट हो रहे हैं उनमें से पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, अगर वो 14 दिनों के लिए 5% से घट जाए तो फिर वो मतलब कि एक अच्छी टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना। दिल्ली रीजन में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से कम आ चुका है, 10% से कम आ गया, इसका मतलब टेस्टिंग ठीक ठाक होने लगी है। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट द ब्रेकअप ऑफ दीज नंबर्स टू अंडरस्टैंड द रियलिटी बिहाइंड द सीन। तो अगर आपको रियलिटी चाहिए कि क्या है, तो आपको फिर एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए, आपको फिर ब्रेकअप ऑफ द डेटा चाहिए। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस एडिटोरियल ऑल्सो। अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। न्यूज़ मैंने आपको बता दी थी, 3 क्वेश्चन बताए थे, फिर मैंने आपको लाइव सेशंस की टाइमिंग बता दी है, इंडिया EU का ट्रेड निगोशिएशन बताया, मेडिकल टेस्ट में हमने बताया कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए आईडी की जरूरत नहीं है, मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं है आईडी बनाने के लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए, और डीएम बना सकता है विदाउट मेडिकल टेस्ट, लेकिन उसके लिए एक एफिडेविट चाहिए रहेगा, ठीक है ना। बैनिंग ऑफ Huawei फ्रॉम द फ्यूचर रोल ऑफ 5G इन ब्रिटेन, 9 डैश लाइन हमने बहुत अच्छे से समझ ली। इसके बाद ICMR ने इटोलीजुमैब और टोसिलीजुमैब के बारे में जो बताया वो देख लिया, साइटोकाइन स्टॉर्म सीख लिया, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो इंडिया चाहवार पोर्ट का था वो हमने देख लिया। इसके अलावा हमने इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में जो पॉलिसी डिलेमा है वो देख लिया, GS2 का टॉपिक था ये। फिर हमने तीसरा जो देखा वो था ब्रेकअप ऑफ डेटा, नीड क्लियर कट डेटा, ये GS2 का टॉपिक था। GS3 में भी आप साइंस एंड टेक में ले सकते हैं, ठीक है, उसको याद रखिएगा, लेकिन हेल्थ वाला टॉपिक GS2 का है उसमें था। तो इसमें हमने पॉजिटिविटी रेट और ये सारी चीज़ें भी देखी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।